अस्सलाम वालेकुम। ब्रीफली हम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और सिनेरियो के बाद फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सबने सिनेरियो पढ़ा होगा तो हम बहुत 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 ब्रीफ जाएंगे। सिंपली एक एमओ के नाम से वेयर हाउस है जिसके अंदर 14 वर्कर्स, एक वर्कशॉप में वेयर हाउस मैनेजर और 2 सुपरवाइजर्स हैं। आप नए रिक्रूटेड वर्कर्स हैं। यहाँ पे वेयर हाउस में स्टैकिंग होती है रैक्स के अंदर, और स्टॉक करने के बाद वहाँ से मटेरियल को पिक करके लोड करके गाड़ियों में लेके जाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले वेयर हाउस में कार्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं। फिर आप जब काम पे आए हैं आपको सबसे पहले कंप्लीट इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई है, जिसके अंदर कुछ आपको सबसे पहले जो मेजर चीज़ दिखाई गई है वो आपको फायर इमरजेंसी प्लान में से फायर एग्जिट बताया गया है। उसके बाद आपको इंडक्शन वीडियोस दिखाई गई हैं एक ऑफिस के अंदर टीवी के ऊपर, जिसके 4 पार्ट थे। पहला पार्ट इंडक्शन था, दूसरा पार्ट फायर सेफ्टी था, तीसरा मैनुअल हैंडलिंग था और चौथा इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में था। मींस कि आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी तरह पे कंप्लीट थी। फिर वीडियोस ऐसी थी कि सारे वेयर हाउसेस को कवर करती थी। मींस के स्ट्रक्चर्ड वीडियोस थी, कंप्लीट वीडियोस थी। अब वीडियो के मेजर फीचर्स क्या है? इमरजेंसी प्रोसीजर डिस्कस किए गए हैं, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में डिस्कशन है, फिर सेफ्टी के पॉलिसीज प्रोसीजर्स, और साथ आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि जो चीज़ें आप मॉनिटर करेंगे ड्यूरिंग योर वर्क तो इंडक्शन आपकी प्रॉपर हो रही है। सुपरवाइजर 4 घंटे के लिए आपको इंडक्शन पे छोड़ के जब वापस आता है आपको पीपीईज प्रोवाइड करता है। फिर आपको लेके जाता है। आप जब एफएलटी रूट्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे लाइंस वगैरह मौजूद नहीं है। आप उसको पूछते हैं तो बताता है कि लाइंस रीपेंट होने के काबिल थी लेकिन नहीं हुई। फिर आप सेफ्टी ऑफिसर का पूछते हैं तो वो कहता है काफ़ी सालों से कोई भी सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। फिर आपको काम सिखाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं होता, तो आपको दूसरे वर्कर्स काम सिखाते हैं। उस काम सिखाने के बाद वो आपको शॉर्टकट्स भी बताते हैं कि कैसे आप आसान तरीके से रैक्स में ज्यादा चीजें रख के और ये वो करके आप अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और उसी दौरान आप देखते हैं कि एक वेयर हाउस मैनेजर बाहर आता है और वो डांटता है एफएलटी ड्राइवर को कि तुम काम स्लो कर रहे हो, तुम मिस कर रहे हो चीज़ों को। इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। और उसको गुस्सा करता है, और जब वो गुस्सा कर रहा होता है तो वर्कर्स एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि इसकी बातें ना सुनो, ये हमेशा तब ही आता है जब इसको गुस्सा होता है। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। फिर आप डब्ल्यू एम को ये भी कहते सुनते हो कि वो कह रहा होता है कि वो अपनी रेपुटेशन जो जल्दी चीज़ें पहुंचाने की ख़राब नहीं होने देगा। और ये भी कहता है, वर्कर्स ये भी बात करते हैं कि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का टाइम भी नहीं दिया गया और इससे इतना काम लिया जा रहा है। क्रैश की बात करेंगे कि आप उसी दिन, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह मुकम्मल होती हैं, शाम को आप गलती से वे एफएलटी के ट्रैक पे उतर जाते हैं और उसी टाइम एफएलटी आपकी तरफ स्पीड में आ रहा होता है। ये वही ड्राइवर होता है जिस दिन को वेयर हाउस मैनेजर डांट रहा होता है। तो ये प्रेशराइज था, उसके ऊपर काम का, हर टाइम का, हर चीज़ का प्रेशर था। तो वो एफएलटी को आते देखता है तो जंप करता है पीछे की तरफ, उसका पाँव इंजर हो जाता है। एफएलटी ड्राइवर भी पैनिक होकर अपने उसकी डायरेक्शन मोड़ता है और लोड हुए हुए रैक्स को जाके टक्कर मारता है। वो रैक्स उसके ऊपर गिरते हैं और वो उसके नीचे दब जाता है, उसका स्कल डैमेज हो जाता है और उस कॉमा में चला जाता है। अ, फिर आप हफ्ते बाद वापस आते हैं तो देखते हैं एक ऑफिस के अंदर वर्कर्स और मैनेजर जो हैं आपस में बहुत स्वेर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। मैनेजर उनको डांट रहा है। जब मैनेजर आपको देखता है तो वो फिर और गुस्सा होता है। वो कहता है एफएलटी का ड्राइवर क्यों नहीं आया मीटिंग में, ये वो बड़ी डिस्कशन हो रही होती है। एक कोलीग बताता है कि वो तो कामा में है और हॉस्पिटल में, मैनेजर को इतना भी नहीं पता होता कि एक्सीडेंट की सेवेरिटी से नुकसान क्या हुआ है। तो वर्कर्स ये मीटिंग इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि वो कहते हैं दिस इज वर्स्ट एक्सीडेंट एवर। जिस वजह से वो, डब्ल्यूएम बताता है कि उन्होंने नया हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट हायर कर लिया है, लेकिन वो फिर से गुस्सा हो जाता है। कहता है कि ये सारी गलती एफएलटी ड्राइवर की थी, उसको ब्लेम कर रहा होता है। हम ब्लेमिंग कल्चर था यहाँ पे। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट जब हायर करते हैं वो आता है, वर्कर्स को कहता है वो सबसे बात करेगा और सबकी बातें छुपाएगा। मतलब वो वेयर हाउस मैनेजर को नहीं बताएगा कि वर्कर्स ने क्या कहा है। तो वर्कर्स उसको बताते हैं कि वो कब से कंप्लेन्स कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन्स वेयर हाउस मैनेजर सुनता नहीं था। कंप्लेन्स उनकी क्या थी कि टाइम प्रेशर देता है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते, लेकिन कोई सुनता नहीं था और छोड़ दिया। और कुछ वर्कर्स, सुपरवाइजर ने कहा कि मैं निबोश करना चाहता था, मुझे इन्होंने टाइम ऑफ नहीं दिया कि मैं खुद ही निबोश करके आ जाता। और फिर एक और वर्कर ने बताया कि यार हर साल लाइंस रीपेंट होनी चाहिए जिन पे एफएलटी चलते हैं, ताकि पता हो कि एफएलटी का रूट कौन सा है, वर्कर्स का कौन सा है।
लेकिन वो भी मैनेजर कहता है कि टाइम ज़ाया होगा, बस इसलिए नहीं करता। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके 2 से 3 पॉइंट याद करने हैं और उनकी जस्टिफिकेशंस भी आपने देनी है। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल अबाउट मॉरल आर्ग्यूमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वेयर हाउस। वेयर हाउस के मॉरल आर्ग्यूमेंट्स पे बात करें, अनएक्सेप्टेबल क्या चीज़ है। तो जैसे अब ये एक जनरल पेपर है जिससे मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ, आप लोगों ने अपने पेपर से 2 पॉइंट्स पढ़ के डिस्कस करने हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, और दूसरा मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया है, ओवरवर्क एम्प्लॉइज से ज्यादा काम लिया जाता है। इसकी मोरल रीजन ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर ना होने की वजह से डिसरिगार्ड है कि वर्कर्स की वेल बीइंग को कंसिडर नहीं किया जा रहा, वर्कर्स की बेहतरी, वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए कोई बंदा नहीं रखा जा रहा। तो ये मॉरली गलत है। मॉरल का मतलब है अखलाकी तौर पे ये गलत है। दूसरा मैंने कहा वर्कर से ज्यादा काम लिया जाता है, उनके पास टाइम प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर की वजह से वो फिर तेज तेज काम करते हैं, तो ये हादसा पेश आया। अब वो आपसे 2-3 पॉइंट्स में से ये भी पूछ सकता है कि आप क्या समझते हैं इसमें ज्यादा बड़ा मसला कौन सा है। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा बड़ा मसला, मेजर प्रॉब्लम इज एब्सेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, because if health and safety officer was available, they would have cared about workers' mental health, their physical well-being, and they would have managed some health and safety issues. Thus, this accident wouldn't have happened. अगर सेफ्टी ऑफिसर होता, वो वर्कर्स की हेल्थ को देखता, उनकी सेफ्टी के कंसर्न्स को देखता, तो ये हादसा पेश ना आता। तो आपने एक पॉइंट को जस्टिफाई भी करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप एक उनमें से, अब देखें, प्रेशर, टाइम प्रेशर एग्जर्ट करना एक वो मसला है जो अगर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता तो शायद वो टाइम प्रेशर एग्जर्ट ही ना करने देता। तो मेजर जो चीज़ है, मेजर पॉइंट मैं कहूँगा कि ये वाला है। इसी तरह आपने अपनी मर्जी के 2 पॉइंट्स में से एक मेजर पॉइंट चूज करना है। फिर इंडक्शन ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स कौन से अच्छे हैं, वो सिंपल आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा अवेलेबिलिटी है ट्रेनिंग मटेरियल्स की, ये कैसेट्स वगैरह हैं जिनके ऊपर लेबल है, मतलब हर टॉपिक के ऊपर इंडक्शन के दौरान बात की जाती है, जैसे मैनुअल हैंडलिंग, वेयर हाउस के जो मेजर काम है, फायर सेफ्टी, इंडक्शन और जो भी उसके 4 पार्ट थे, मैनुअल हैंडलिंग था, फायर सेफ्टी था, इंडक्शन था और इमरजेंसी प्रोसीजर्स। तो ये सब अगर इंडक्शन ट्रेनिंग में आए तो दिस इज रियली रियली गुड कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंडक्शन पैक मौजूद था। फिर आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट इंडक्शन ट्रेनिंग में दिखाई गई है, और ये अच्छी बात है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फोकस किया जा रहा है। फिर पुलिसीज और प्रोसीजर्स और इंस्पेक्शन वगैरह बताया गया है, तो ये भी अच्छी बात है कि पुलिस प्रोसीजर्स और इनको इन्हांसमेंट को देखा जा रहा है ड्यूरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। तो आप अपने 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उनमें से अगर वो आपसे पूछता है कौन सा बेहतर है, तो आप कह सकते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट है, उसके अंदर ये 4 कैसेट्स टॉपिक शामिल हैं, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो सारे वेयर हाउसेस को कवर करती है, जो भी आप 2 पॉइंट्स उठा लें। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दूसरा सिनेरियो बेस्ड था जिसमें इफेक्टिवनेस थी। मैनेजमेंट कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह वो मैनेजमेंट कमिटमेंट पूरी कर रहा है। अब डब्ल्यूएम कोई भी मैनेजमेंट कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा था, और अगर इसमें से आपने 2 पॉइंट बताने हो तो आप डब्ल्यूएम के बारे में कोई भी 2 पॉइंट्स बता सकते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट्स बताता तो मैं सिलेक्ट करता कि डब्ल्यूएम की पुअर कम्युनिकेशन, कि वो सिर्फ तब आता था जब वो एंग्री होता था, और वो वर्कर्स के साथ नॉर्मली बात या कंसल्टेशन और उन्हें समझाने के बजाय डांटता था। तो ये शो करता है कि उसकी पुअर कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी के वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को वो डिस्टर्ब कर रहा था। या आप कह सकते हैं कि डिसरिगार्ड करता था सेफ्टी कंसर्न्स को, कि वर्कर्स की कंप्लेंट्स को वो सुनता नहीं था, उनके इश्यूज को सॉल्व नहीं करता था। या आप ये भी कह सकते हैं कि अम, जो डब्ल्यू था वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को सीरियसली नहीं लेता था, जैसे लाइंस रीपेंट होने वाली थी, सेफ्टी ऑफिसर हायर करना था, वो इन सब चीज़ों को वेस्ट ऑफ टाइम समझता था। तो ये भी मिस कमिटमेंट शो करता है, पुअर कमिटमेंट शो करता है। उन्होंने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो उसकी कमिटमेंट ओवरऑल, या ओवरऑल पूछे तो बोले पुअर है। और अगर पूछे सबसे पहले कौन सा मसला सॉल्व करे, तो वही जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को हायर करे। फिर ये वाला क्वेश्चन 4 इससे मिलता जुलता है कि वो कैसे ठीक कर सकता है। वो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हायर कर सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो ऊपर डिस्कस की है वो कर सकता है, और सेफ्टी मीटिंग्स कर सकता है।
अगर इनमें से पूछे कि कौन सी चीज उसे सबसे पहले करनी चाहिए, फिर आप उसी पॉइंट को हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर वाले को कह सकते हैं कि उस हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हायर करे। अगर वो मौजूद होगा तो वो डिस्कशंस करेगा, या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ले सकते हैं कि अगर वो वर्कर्स के कंसर्न सुनेगा, उनके मसले हल करेगा, तो हेल्थ एंड सेफ्टी ओवरऑल बेहतर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन ये था, जो ऊपर था कि कमिटमेंट फेलियर्स क्या थी, अब वो कहता है कि WM कैन टेक टू फुलफिल देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर इफेक्टिवली, कि वो कैसे अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। एक है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक है इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जैसे पुअर लीडरशिप हो सकती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप सिंपल कह दें कि ट्रेनिंग नहीं थी, और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर फिर यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है कि नहीं था। या फिर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, उसके ऊपर वर्क के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें, उसी को, उनमें से कोई एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर देना है। कि जैसे अगर आप कहें इन एडेक्वेट ट्रेनिंग थी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जैसे कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि FLT ड्राइवर को ट्रेनिंग का टाइम प्रॉपर नहीं दिया गया था, और उसे इमरजेंसी में जब उसके सामने बंदा आया तो उसको पता ही नहीं था क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5B जो है, यहाँ पे पॉइंट्स डिफरेंट है, लेकिन आपके पेपर में कॉम्पिटेंस, एटीट्यूड, ये चीजें होंगी। आपने एक कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट लेना है, और एक आपने इंडिविजुअल फैक्टर में पर्सनैलिटी, एटीट्यूड कोई भी ले लें। अब इन दो पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है। अगर उसमें पूछता है कॉम्पिटेंस कैसे, या कोई आप इसमें से किसको बेहतर समझते हैं, तो आप कहेंगे कॉम्पिटेंस नहीं थी। कॉम्पिटेंस में क्या आता है? स्किल, ट्रेनिंग और नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो FLT अभी अभी ड्राइव करनी शुरू की थी। उसके पास स्किल भी नहीं थी, कि उसको पता नहीं चला इमरजेंसी में क्या करना है। उसके पास कॉम्पिटेंस ओवरऑल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई थी। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटेंस का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन्वेस्टिगेशन अगर की जाती पिछले हादसों की, तो ये एक्सीडेंट कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था। इसमें ये रूट कॉज वाला पॉइंट, और एक आपने कोई भी चूज कर लें, वो वाला पॉइंट चूज करें जिसमें वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए, इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि प्रीवियसली आपके हैजर्ड्स कौन से हैं वर्क प्लेस पे, और आप उसको बेहतर बनाकर वर्क ये एक्सीडेंट रोक सकते थे। जैसे यहाँ पे हैजर्ड था कि लाइंस ना होने की वजह से FLT का और इंसानों का रास्ता पता नहीं चलता था। अगर प्रीवियस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होती, ये बात पता चल जाती और आप उसे ठीक कर लेते। और रूट कॉज ऐसे है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको असल वजह पता चलती है। जैसे कि यहाँ पे रूट कॉज थी कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से स्पीड लगा रहा था। तो आप उसका मसला हल करते पहले से, और ये हादसा पेश ना आता। 7 के फिर से दो पार्ट है। एक, आप कैसे एक्सीडेंट को रिपोर्ट करेंगे, और अ, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 7A कहता है हाउ, सॉरी वाई, वाई मस्ट, क्यों करना चाहिए। और 7B कहता है हाउ शुड, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो बाहर एक्सटर्नल अथॉरिटी है, उसको कैसे रिपोर्ट करें। तो वाई का आंसर ये है कि सबसे पहली, ये आप सबके पेपर में होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपके कोई बड़ा हादसा पेश आए तो आप उसको रिपोर्ट करें। अगर वो आपसे इसके अगेंस्ट सवाल करता है कि अगर ये हादसा छोटा होता, कोई इंजरी ना होती, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, तो आप कहेंगे नहीं, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके रिकॉर्ड बना के छोड़ सकते थे उसको। लेकिन क्योंकि ये बड़ा हादसा था, उसका सर क्रश हो गया, वो कोमा में चला गया, तो दिस शुड बी रिपोर्टेड। फिर इसलिए भी रिपोर्ट करना चाहिए कि जब एक्सटर्नल, ये वाला पॉइंट ले लें लीगल लाइबिलिटीज का, कि जब आपके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, तो एक्सटर्नली जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं, तो इसको आप एज अ प्रूफ एविडेंस यूज कर सकते हैं। फिर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेके, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने एक पॉइंट की बता दी है। कैसे करना चाहिए? यहाँ पे तो इमीडिएट नोटिफिकेशन है, आप इमीडिएटली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं एक्सीडेंट का। और दूसरा मैंने ये लिखा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करें और टोटल डिटेल्स दें हादसा कैसे हुआ। फिर और पॉइंट्स भी हैं। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा बेहतर है, तो आप कहेंगे इमीडिएट नोटिफिकेशन बेहतर है मौजूदा हादसे के लिए, क्योंकि बड़ा हादसा था। बड़े हादसे में आपको इमीडिएटली बताना चाहिए
ताकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी आके इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि वर्कर अभी कॉमा में है, उसकी जान भी जा सकती है। लेटर ऑन कोई बड़े मसले लीगल लाइबिलिटी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम जल्दी से रिपोर्ट करें। लेकिन अगर फिर वो आपसे यहाँ पे पूछे कि अगर कोई छोटा हादसा होता, तो आप कहेंगे यू डोंट नीड टू रिपोर्ट इमीडिएटली। अगर उसमें कोई इंजरीज होती तो हम एप्रोप्रिएट फॉर्म्स जो थे, जैसे रेडार के फॉर्म है, हम वो फिल कर लेते और ये मसला सॉल्व हो जाता। बस यहाँ तक है। ये वाले आंसर्स आप अपने 3-3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट की उनमें से बेहतर कौन सा है उसकी जस्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।